अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से परिचित हैं और यह भी समझ चुके हैं कि यह कैसे हमें आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति निर्धारित करने में मदद करता है। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर कुछ प्रश्न हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उस तत्व को दर्शाता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Xe 4f14 5d7 6s2 है। इस प्रश्न में मूल रूप से हमें यह ज्ञात करना है कि यह तत्व आवर्त सारणी में कहाँ स्थित है। क्या यह क्षारीय मृदा धातुओं यानी S ब्लॉक से संबंधित है, संक्रमण धातुओं यानी D ब्लॉक से संबंधित है, दुर्लभ मृदा धातुओं यानी F ब्लॉक से संबंधित है, या फिर अक्रिय गैसों जो मूल रूप से P ब्लॉक में रखी गई हैं उनसे संबंधित है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें यह बताता है कि परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार हुआ है। अब इस विन्यास को देखकर हम कह सकते हैं कि यह तत्व ज़ेनॉन के बाद स्थित है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ज़ेनॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान पूरी तरह से भरी हुई कक्षाएं हैं। इसके साथ ही इसमें पूरी तरह से भरी हुई 4f कक्षाएं हैं, 5d कक्षाओं में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और पूरी तरह से भरी हुई 6s कक्षाएं हैं। इसका मतलब यहाँ d कक्षाएं पूरी तरह से भरी हुई नहीं हैं। इनमें केवल 7 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि इनमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। चूंकि यहाँ सबसे बाहरी d कक्षाएं केवल आंशिक रूप से भरी हुई हैं, इसका मतलब यह तत्व वास्तव में एक संक्रमण धातु है, यानी यह तत्व d ब्लॉक से संबंधित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उस परमाणु को दर्शाता है जो उत्तेजित अवस्था में है। हमारे विकल्प हैं 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2 3s1 और 1s2 2s2 2p6। अब हम जानते हैं कि किसी परमाणु की ग्राउंड स्टेट यानी तलस्थ अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें उसके सभी इलेक्ट्रॉन न्यूनतम संभव ऊर्जा स्तरों में होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन पहले सबसे कम ऊर्जा स्तरों को भरते हैं और फिर उच्च ऊर्जा स्तरों की ओर बढ़ते हैं, और यह अफबाउ के नियम के अनुसार होता है। तो आइए हम अपने विकल्पों की जांच करें और देखें कि क्या ये अफबाउ नियम का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहाँ पहले विकल्प में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ नियम का पालन करता है, क्योंकि उच्च ऊर्जा स्तरों पर जाने से पहले सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ निम्न ऊर्जा स्तरों को भर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले 1s कक्षाएं भरती हैं, इसके बाद 2s कक्षाएं भरती हैं और अंतिम इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाली 2p कक्षा में प्रवेश करता है। अब प्रश्न में दूसरा विकल्प 1s2 2s2 2p2 3s1 है। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ नियम का पालन नहीं करता है। यहाँ जैसा कि हम जानते हैं कि 3s कक्षाओं के भरने से पहले सभी 2p कक्षाएं पूरी तरह से भर जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वास्तव में यह एक उत्तेजित अवस्था है। जब इलेक्ट्रॉन तलस्थ अवस्था में ऊर्जा अवशोषित कर लेता है तो यह उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि 2p इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा अवशोषित कर ली है और उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर यानी 3s कक्षा में चला गया है। लेकिन हमें पता है कि उत्तेजित अवस्था बहुत ही अस्थायी होती है। एक बार जब इलेक्ट्रॉन अवशोषित की गई ऊर्जा को उत्सर्जित कर देता है तो वह अपनी तलस्थ अवस्था में वापस चला जाता है। अब यदि हम अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो यह भी अफबाउ नियम का पालन करता है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाने से पहले प्रत्येक निम्न ऊर्जा स्तर को भर रहे हैं, यानी यह भी तलस्थ अवस्था को दर्शाता है। इस प्रकार इस प्रश्न में विकल्प ए तलस्थ अवस्था को दर्शाता है, विकल्प सी भी तलस्थ अवस्था को दर्शा रहा है, जबकि विकल्प बी उत्तेजित अवस्था को दर्शा रहा है। आइए अब अंतिम प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में हमें दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के आधार पर यह बताना है कि दिए गए कथन सही हैं या गलत हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आर्गन 4s1, जेनॉन 4f1 5d1 6s2, नियॉन 3s2 3p5 और आर्गन 3d8 4s2। इनमें से आर्गन 4s1 पोटेशियम तत्व को दर्शाता है।
आप आवर्त सारणी में इसे देख सकते हैं कि आर्गन 4s1 वास्तव में पोटेशियम तत्व है। अब हमारा पहला कथन है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकल ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है। हमें बताना है कि यह कथन सही है या गलत है। तो यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि पोटेशियम एक एकल ऑक्सीकरण अवस्था यानी +1 की ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि यह इस 4s1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग सकता है और उत्कृष्ट गैस आर्गन के अत्यधिक स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि यह +1 की एकल ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है। चलिए अगले कथन को देखते हैं। इस कथन के अनुसार दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक डी ब्लॉक तत्व है। तो यदि हम इस दूसरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जांच करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ डी कक्षक के अलावा आंशिक रूप से भरे एफ कक्षक भी हैं। इसलिए यह वास्तव में डी ब्लॉक तत्व नहीं बल्कि एफ ब्लॉक तत्व है। यानी यह तत्व लेंथेनाइड श्रेणी से संबंधित है और यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीरियम तत्वों का है। इसका मतलब यह दूसरा कथन गलत है, यह एक एफ ब्लॉक तत्व है। चलिए अब तीसरे कथन को देखते हैं। तो इस कथन के अनुसार पहला और तीसरा तत्व मिलकर एक सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, सहसंयोजक आबंध बनाते हैं। चलिए इसकी जांच करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इनमें से पहला तत्व पोटेशियम है, लेकिन तीसरा तत्व कौन सा है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियॉन 3s2 3p5 है और यदि हम आवर्त सारणी में देखें तो यह तत्व क्लोरीन है और क्लोरीन एक अधातु होती है। लेकिन एक धातु और एक अधातु के बीच बनने वाले आबंध की प्रकृति आयनिक होती है, ना कि सहसंयोजक। ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके और ग्रहण करके एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। यहाँ पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, जिससे आयनिक यौगिक बनता है। ये इलेक्ट्रॉन साझा नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ सहसंयोजक यौगिक नहीं बनता है। इसका मतलब है कि कथन सी भी गलत है। आइए अब अंतिम कथन को देखते हैं। तो यह कथन कहता है कि चौथा तत्व कलर्ड कॉम्प्लेक्स यानी रंगीन संकुलों का निर्माण करता है। अब यह कथन वास्तव में सही है। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल तत्व को दर्शाता है, जो एक संक्रमण तत्व है और डी ब्लॉक में आता है। और हम जानते हैं कि संक्रमण तत्व चमकीले रंगीन संकुलों का निर्माण करते हैं। निकल ज़्यादातर हरे या नीले रंग के संकुलों का निर्माण करता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कथन ए और कथन डी सही है, जबकि कथन बी और कथन सी गलत है।